डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ की एक बड़े कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरी वो कहानी वो बीती हुई कहानी नहीं है, इस समय घट रही है। अगर मैं ये बताऊँ अब मेरे साथ क्या बीत रहा है, आप शायद उस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको शुरुआत से सुनाऊंगा, आप यकीन भी करेंगे, डरना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या करूं, सच्ची बातों से अगर आपको डर लगता है तो आपको डरना चाहिए। यह बात लगभग 1.5 साल पुरानी है। इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था। मेरा पहला सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था और उसके बाद मैंने नए दोस्त बना लिए थे। लेकिन कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलना भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मेरे स्कूल के कई दोस्त जो मुझे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाया करते थे या फ़ोन करके अपने आसपास ही बुला लिया करते थे। कुछ तो पढ़ने के लिए किसी बाहरी स्टेट में गए हुए थे, कुछ अलग शहर में गए हुए थे। कभी कभी उनसे मिलने का मौका मिलता था, लेकिन कुछ ऐसे थे जो विदेश में चले गए थे, उनसे मिलने का तो मौका तक नहीं मिलता था। और वो दोस्ती जो आपने स्कूल के समय बनाई होती है, आप सोचते हैं ताउम्र आप वो दोस्ती निभाएंगे, लेकिन समय आपको धीरे धीरे खींचकर बहुत दूर कर देता है। बाद में तो यादें ही रह जाती हैं और धीरे धीरे समय के साथ यादें भी धुंधली होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इतिहास में जीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे जो स्कूल के बड़े अच्छे दोस्त थे, कभी कभार फ़ोन कर दिया करते थे, चलो इकट्ठे बैठते हैं, मिलते हैं, कहीं कुछ खाकर आते हैं। इस बार भी मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था। उसका नाम था राजीव। मेरी क्लास में पढ़ा करता था। 6ठी क्लास में मेरे स्कूल में लगा था और 12वीं तक मेरे साथ ही पढ़ा था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन कहूँ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था। जब उसने फ़ोन किया कि कुल 7 से 8 दोस्त मान चुके हैं, मैं पार्टी करना चाहता हूँ, तुम सबको घुमाकर कहीं दूर लेकर जाना चाहता हूँ, मैंने हामी भर दी। मुझे लगा था मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसने कई टैक्सी एडवांस में बुक कर रखी थी। जब मैं उस जगह पहुंचा, उसने कहा था तुम सामान पैक करके नहीं लेकर आए। मैंने कहा सामान पैक भी करना था, मुझे लगा मजाक कर रहे हो। उसने कहा नहीं, हम 4 दिनों के लिए घूम कर आना चाहते हैं, सारी बुकिंग का खर्च मैंने उठा लिया है, खाने पीने का मेरा सारा खर्च, तुम बस एंजॉय करना। देखो हम सभी दोस्त जो स्कूल में इकट्ठा हुआ करते थे, कुछ तो विदेश में चले गए, अब उन्हें इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्या तुम आना चाहोगे? देखो मना मत करना। मैं मना कैसे कर सकता था, वैसे भी आगे 4 दिनों की तो छुट्टियां थी। मैंने हामी भर दी। कुछ कपड़े थे मेरे, मैं वही लेकर अपने उन पुराने दोस्तों के साथ निकल पड़ा। 3 क्लास की वो लड़कियां थी जो बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करती थी, वो भी हमारे साथ घूमने आई हुई थी। 2 अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई थी, जबकि एक तो अपने पति को लेकर आई हुई थी। हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए जब उन पहाड़ों में पहुंचे थे, बहुत शांति का एहसास हुआ था। वहाँ हमने पिकनिक मनाने की सोची थी। वो बड़े बड़े होटल बने हुए, उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर हमने टेंट लगा लिया था। रवि मान नहीं रहा था, लेकिन उसे भी मना लिया। पहले वो अंधेरे से डरा नहीं करता था, अब वो बार बार कहे जा रहा अंधेरे में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। देखो इस तरह हम अंधेरे में रुकेंगे नहीं। कोई समय हुआ करता था जब वो बहुत ज़्यादा मजाक किया करता था। स्कूल में हम दोस्त कई बार आम जो कच्चे पास के पेड़ों पर लगे होते, उन्हें तोड़ने के लिए जाते, तो वो कई बार शमशान घाट के अंदर चला जाता। आसपास कई बार ऐसी लाशें जल रही होती, उनके पास घूमता रहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो डरता नहीं था, भूतों पर यकीन नहीं करता था, अब करने लगा था।
इस बार उसकी बातें ही बिल्कुल अलग थी। जैसे ही हम कोई भूतिया कहानी सुनाने की बात करते ना, अंधेरे में वो डर जाता, कांपने लगता, इधर उधर देखने लगता और कहने लगता, ऐसी बातें मत करो। सभी उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाने लगे थे। भले ही पूरा का पूरा ट्रिप उसने ऑर्गेनाइज किया था, किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया था, सारा खर्च वो करने वाला था। मैं खुद उसके लिए सहानुभूति रखे हुए था। आखिर सारा खर्च कर रहा है, उसका मजाक बनाना नहीं बनता। लेकिन कुछ दोस्त बड़े कमीने होते हैं, वो मजाक बनाए जा रहे थे। कुछ समय उसका मजाक बनने के बाद भी वो गुस्सा नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो खुश था कि सब उसके साथ है। दुख बस इस चीज का था कि अंधेरे में टेंट लगाकर सब क्यों है, जब महंगे वाले होटल का कमरा बुक किया है। बाकी उसका मजाक बनाए जा रहे थे तो मैंने रवि को कहा, चल यार आगे घूम कर आते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, अंधेरे में नहीं, आगे यार कुछ मिल सकता है। मैंने कहा, तू डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा यार, कोई जानवर आएगा मैं भगा दूंगा, मैं आगे रहूंगा, तू बड़ा अच्छा दोस्त है, देख मैं इस तरह से तेरा मजाक बनते हुए देख नहीं सकता, बाकी सब मजाक बना रहे हैं, चल आगे घूम कर आते हैं। वो मान नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मेरे साथ चलने लगा था। वो आगे जाते वक्त उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी, बार बार खड्डे में उसका पांव फंस रहा, खुद को संभाल नहीं रहा था, बार बार गिरता जा रहा, क्योंकि उसका ध्यान जमीन पर नहीं आसपास था, पेड़ों के पीछे, पेड़ों के ऊपर। वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रहा था। ऐसा लग रहा था कोई अनजान सी चीज जो उसके दिमाग पर घर कर चुकी है, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रही। तब मैंने उसको साफ साफ पूछा था, तू डर रहा है, बता यार तू किससे डर रहा है, क्यों इस तरह से डरे डरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसने कहा, यार मैं बता तो दूंगा, तू यकीन नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करता, मुझे अकेले नहीं रहना, मेरे पास काफ़ी रुपए हैं, मैं बस सबके साथ रहना चाहता हूँ, अकेले नहीं। मैंने उसको कहा, अकेले नहीं तो ये ट्रिप तूने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया क्योंकि तू अकेला रहना पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा तो कब से हो गया, तू तो कितना कंजूस हुआ करता था। मैं तो खुद से सवाल पूछ रहा था कि ये रवि ही है या कोई और भेष बदल कर तो नहीं आ गया जो बहुत ज़्यादा अमीर है। उसने कहा, नहीं यार मेरा तो अकाउंट खाली हुआ पड़ा है, लेकिन मैं सबसे एक बार मिलना चाहता हूँ, बस भीड़ में तू मुझे बेवजह अंधेरे में ले आया है यार, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने कहा, डर लग रहा है, किससे डर रहा है तू, किससे डर रहा है, कब से मैं देखे जा रहा हूँ वो टेंट के आसपास, वो इतने दोस्तों के बीच भी तेरा ध्यान दूर दूर तक जाता रहता है, किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब भी पेड़ों के पीछे देख रहा है, पेड़ों के ऊपर देख रहा है, और मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है, तू तो बच्चों की तरह डर रहा है। उसने कहा, यार मैं तुझे बताऊंगा तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ है, उसके बाद से मैं नहीं जानता मैं पागल हो गया हूँ या वो बात सच है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, खुद पर भरोसा नहीं, सच बता यार, कोई बात तो छिपा रहा है, सच सच बता दे, मुझे बिल्कुल साफ पता। उसने बताना शुरू किया, यार लगभग 20 दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था, किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, तू जानता है ना मुझे। उसके बाद मैं अपने 2 दोस्तों के साथ गया था यार, शहर के बाहर हमारा घूमने का शौक था। हम उस खास इलाके में गए थे, कब्रिस्तानों से घिरा हुआ वो गांव, जिसके बीच के वो घर जलकर खाक हो चुके हैं। हमें लगा वहाँ जाकर कोई व्लॉग बनाना चाहिए, कहीं डालेंगे कुछ रुपए बन जाएंगे, तुझे पता है ना मेरा, मैं पहले से कोई व्लॉगर बनना चाहता था। मैंने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर आगे क्या हुआ। उसने कहा, वहाँ पर यार एक काले रंग का साया सा दिखा था। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ ना एक बड़े से फट्टे पर बैठा हुआ था, लकड़ी का बना हुआ, बैठने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे ही मैं सड़क के दूसरी तरफ देखने लगा ना, वहाँ हल्की सी रोशनी थी, चांद की रोशनी में कुछ अंधेरी झाड़ियों में निकलकर बाहर की तरफ आ रहा। पहले देखने में साफ लगा कोई आदमी है जो झाड़ियों में छिपा हुआ है, आकार बिल्कुल वैसा था। निकलकर जैसे ही सड़क के करीब सा आता, फिर से एकदम पीछे चला जाता, फिर से आगे आता, पीछे चला जाता। 2-3 बार उसने ऐसा किया। हम तीनों काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हमें लगा हमें बाइक उठाकर यहाँ से निकलना चाहिए, क्या पता ये क्या चीज़ है, भूत है या प्रेत है। मैं अपने दोस्तों पर हंस रहा था, लेकिन जब 2 लोग कहें कि हमें जाना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। वो तो भागने लगे थे, मुझे भी मजबूरन उनके साथ भागना पड़ा। मैं ऐसे खाली गांव में अकेला रहना नहीं चाहता था, जबकि बाइक सिर्फ एक ही लेकर आए थे। ऐसा ना हो वो बाइक लेकर निकल जाएं तो उनके पीछे तो मुझे जाना ही पड़ा। फिर जब हम
बाइक के करीब पहुंच गए ना, मैं अपने दोस्तों पर हंसने लगा, उनका मजाक बनाने लगा। कैसे डरपोक हो, पता नहीं क्या था, साया सा दिख रहा, किसी ने काले कपड़े पहने थे शायद। मेरे दोस्त कह रहे, ऐसी अंधेरी जगह पर, ऐसे कब्रिस्तानों के बीच भूत ही हो सकता है या काला साया। मैंने कहा काला साया? अबे साया किसी चीज का बनता है ना, पेड़ का साया, किसी आदमी का साया, यानी कि अगर कोई काला साया है तो आदमी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा नहीं, भूत प्रेत तो अलग से नजर आते हैं, लेकिन ये जो काला साया होता है ना, अनजान काला साया, ये किसी चीज का नहीं बनता, ये बस परछाई होती है, कोई चीज नहीं। ये अगर आपके पीछे पड़ जाए बहुत कुछ कर सकती है। मेरे दादाजी कहानी सुनाते हैं। तब मैंने उनको कहा था, यार पागल हो गए हो, चलो मेरे साथ देख कर आते हैं, कौन सा काला साया, सफ़ेद साया, देख कर आते हैं, चलो। मैंने उन्हें मना लिया था, वो मेरे साथ चलने लगे। फिर से हम उसी फट्टे पर जाकर बैठ गए, सामने झाड़ियों में देखने लगे, इस बार क्या निकल कर आता है। मैं इस बार अच्छी तरह से चेक करना चाहता था, कोई बेवड़ा होगा। ऐसे कब्रिस्तान में बेवड़े आ जाते हैं, और बेवड़े की वो परछाई, क्योंकि पीछे चांद है तो आगे की तरफ बन रही होगी। मुझे वैसे ही लगा कोई आदमी है, डरना नहीं है। जैसे ही वो परछाई झाड़ियों को चीरती हुई वो सड़क के आगे की तरफ बनने लगी, मुझे बस देखना था परछाई बन किसकी रही है। ऐसा तो नहीं पीछे कोई कुत्ता या कोई जानवर है, क्योंकि अगर चांद काफी पीछे हो परछाई लंबी बनती है, हमें ऐसा लगने लगता है कोई बड़ी चीज है, लेकिन असल में कोई छोटी सी चीज होती है। या ऐसा भी तो हो सकता है ऊपर कोई छोटा पेड़ हो जो हवा के कारण हिल रहा हो, और चांद की वो रोशनी के कारण परछाई लंबी बनी। सब डर गए, इस बात तो पता लगाना है। 5 मिनट तक उस फट्टे पर बैठे थे, सामने कोई परछाई नहीं बनी। अचानक झाड़ियों से निकलती हुई वो काली चीज, कम रोशनी में कुछ पता भी नहीं चल रहा, वो रोशनी पीछे चांद की ही थी तो परछाई आगे की तरफ हुई, झाड़ियों से निकलकर जैसे कोई बाहर आ गया था। ऐसा लग रहा था काला साया, या ऐसा था किसी ने काले रंग के गहरे कपड़े पहने हो। उठकर फट्टे से मैं खड़ा हो गया। मेरे दोनों दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुल थी, लेकिन मुझे तो जानना था ना क्या चीज है। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद जैसे ही मैं उसके करीब गया, करीब से देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई आदमी है, ऐसा लग रहा था जमीन पर साया है जो थोड़ा ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। क्या चीज है ये? मैंने उंगली आगे की तरफ की थी, वो जो काला साया था ना, जैसे जमीन में धीरे धीरे लोप हो गया। वो काला साया किसी चीज का नहीं था। तब पहली बार महसूस हुआ ये तो कुछ ऐसा है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। वो असल में काला साया ही था। मुझे लगा एक बार फिर से चेक करना ही चाहिए। मैंने थोड़ा सा हाथ आगे की तरफ बढ़ाया था, मुझे उसके थोड़ा थोड़ा आर पार भी नजर आ रहा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो धुएं की तरह गायब हो गया था, पूरी तरह से गायब। फिर मैं पीछे की तरफ हटा। मुझे अपनी सोच समझ पर भी यकीन नहीं रहा था। मैं पीछे हटकर अपने दोस्तों के पास चला गया। अब वो काला साया दोबारा झाड़ियों से निकला, आगे की तरफ बढ़ता गया। हम तीनों अब भी बैठे थे। आगे बढ़कर कोई चेक करना नहीं चाहता था। मेरी हिम्मत भी टूट चुकी थी। जल्दी से हम उस फट्टे से उठे। वो हमारा पीछा करने लगा। काले रंग का वो साया हमारा पीछा करने लगा था। हम वहां से तो निकल गए, लेकिन वो काला साया पीछा करता ही रहा, करता ही रहा। आज भी मैं उस काले साए से डरता हूँ। घर में नजर आता है, बाहर नजर आता है। जब मैं अकेला होता हूँ ना, वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन किसी और को दिखता नहीं। जैसे ही कोई और देखने की कोशिश करता है, वो वहां से गायब हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में मैं खड़ा हो जाऊं, पहले कैमरे खराब हो जाते हैं, बाद में वो आता है, चला जाता है, जैसे उसके कोई सबूत नजर नहीं आते। पागल बना रखा है मुझे, पागल। डॉक्टर के पास गया हूँ, बाबा के पास गया हूँ, हर किसी के पास जाया, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। सबका कहना है मैं पागल हो रहा हूँ, इसीलिए अकेलेपन से दूर रहना शुरू कर दिया। दोस्त जो मिलते हैं मेरे साथ कहीं घूमना चाहते हैं, मैं चला जाता हूँ। तुम्हारे साथ भी इसीलिए आया हूँ। ये मेरा मजाक बना रहे हैं, कोई बात नहीं, मजाक बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बस मेरे साथ रहे। ऐसे मुझे अकेले मत छोड़ना, मुझे यहाँ भी डर लग रहा है। देखो देखो देखो, पेड़ के ऊपर था, दिख रहा था अभी। मैंने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा, वहां कोई मौजूद नहीं था। मैंने रवि को कहा, देख डर मत, कुछ नहीं होता, ये चीजें कुछ नहीं होती, तेरे दिमाग का वहम है। यहीं पर हूं मैं, यहीं पर हूं। और तू बहुत ज्यादा डरता है, देख तेरा वजन भी इसीलिए कम हुआ है। मुझे लगा तू डाइटिंग कर रहा है, लेकिन तेरा वजन सच में बहुत कम हुआ है, जैसा तूने बताया था। रवि बहुत घबराया हुआ।
फिर अचानक कहने लगा, वो देखो सामने। मैंने जब देखा वहाँ कोई नहीं था। वो जैसे ही मुझे कहीं देखने को कहता, उसके बाद कहता वो पीछे चला गया। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसने बताया वो कब्रिस्तान कहाँ है, उसके 2 दोस्त। मुझे लगा शायद इसे सदमा सा लगा है, बहुत ज़्यादा डर सा गया है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। लेकिन वो डर रहा था, मुझे लगा बेवजह उसे क्यों डराना, अंधेरे में लेकर जा रहा हूँ, ज़्यादा ना डर जाए, सदमा बहुत बुरा ना लग जाए। उसे वापस मैं अपने दोस्तों के बीच ले आया। दोस्तों को डांटा था मैंने, देख पार्टी ये कर रहा है तो मजाक क्यों बना रहे हो, सबको लेकर आया ना ये यहाँ पे, तो अंधेरे में यहाँ बैठे हो, तो मुझे लगता है होटल में जाना चाहिए। हम होटल की तरफ बढ़ते हैं और देख लो बुकिंग कैंसिल करवा दूंगा मैं अगर दोबारा मजाक बनाया। किसी ने दोबारा रवि का मजाक नहीं बनाया। वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगे, किसी और का मजाक। वैसे भी दोस्तों में हल्का फुल्का मजाक चलता है, हंसी मजाक चलता रहा। लेकिन रवि बीच बीच में डर सा जाता, कहीं अंधेरे में देखकर जैसे उंगली खड़ी कर देता। मैं बाकियों को समझाता, लेकिन रवि हरकतें अजीब कर रहा। अगली सुबह हम सीधा निकल आए थे होटल में। वहाँ से आगे और जगह गए। 2-4 दिनों तक हम अच्छे से घूमे। रवि के साथ समय बहुत अच्छा बीता, बस डरपोक बन गया था, पहले ऐसा नहीं था। बाकी सब कुछ बिल्कुल सही था। उससे विदा लेकर एक बार गले से मिला था और उसको कहा था दोबारा जाएंगे, ऐसा करेंगे अगली जो छुट्टियां होंगी ना कहीं घूम कर आएंगे। यार मेरी तरफ से पार्टी समझ, ज़्यादा लोगों को नहीं लेकर जाएंगे, मिल बांट कर लेकर जाएंगे ना, ठीक है। रवि ने हामी भरी थी, लेकिन वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। वहाँ उससे विदा लेने के बाद मैं दोबारा कॉलेज की लाइफ में चला गया। नए दोस्त, नई मस्ती, जैसे धीरे धीरे रवि के बारे में मैं भूल ही गया। 6 महीने बाद मुझे एक भयानक खबर ने बिल्कुल दहला कर रख दिया था। रवि मारा गया अपने घर में। वो एक संदिग्ध हालत में मिला। उसने जैसे कई नशीली दवाएं खा ली थी, शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे। उसकी मौत जैसे संदिग्ध हालत में मिली। ये आत्महत्या भी हो सकती है, किसी ने कत्ल किया भी हो सकता है। ये बात सुनते ही मैं घबरा सा गया था, जैसे सहम सा गया। अपने सभी दोस्तों से बात की थी जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, सब में दहशत का माहौल था। रवि जिसने हमें पार्टी दी थी, स्कूल में कितनी मस्ती किया करते थे, उसका कितना मजाक बनाया करते थे, मारा गया बेचारा। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रवि सदमे में था। मैंने उनको समझाया वो सदमे में था, देखो डर रहा था ना। बाकियों का कहना था वो शायद पागल हो रहा था। मैंने उसके नए दोस्तों से बात करने की कोशिश की। कुछ ऐसे थे जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स नहीं थे, जो उससे मिले हुए। जब मैं उसके घर गया था ना, कई दोस्त उसके जिनसे मैं बातें कर रहा, हर किसी का कहना था वो धीरे धीरे पागल हो रहा था। अजीब परछाइयाँ नजर आती थी उसे, अजीब अजीब बातें किया करता था। लेकिन ये मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं उसे पागल नहीं समझ रहा। लेकिन जब सब इस तरह बातें करने लगते हैं, आप उस पर यकीन करने लगते हैं। मैं सच्चाई जानना चाहता था, क्या सच में उस जगह परछाई नजर आई थी? ये सच है या उसका वहम? वो 2 दोस्त जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे आगे की क्लास में, मैं उनसे बात करूंगा। उन्हें ढूंढने के लिए मुझे समय चाहिए था। मैं सिर्फ 1 दिन की छुट्टी लेकर उसके घर आया था, क्योंकि वहाँ मातम का माहौल था। लेकिन उसके अगले हफ्ते मैंने उन 2 लड़कों को ढूंढने की कोशिश की। एक कर्नाटक में था, लेकिन फ़ोन के ज़रिए उसकी जानकारी इकट्ठी की तो मैं सहम गया। वो तो 1 महीने पहले मर चुका है। उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, शरीर पर चोट के निशान, कई नशीली दवाएं उसके शरीर के अंदर मिली। और जो तीसरा दोस्त, वो भी लगभग 17 दिन पहले मर चुका था। मैं हैरान हो गया। उनसे बात करके मैं जानना चाहता था क्या सच में रवि के साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन उनकी मौत ने भी मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया। सच में ये कोई काले साए का काम है या कोई कातिल है जो इन्हें मार चुका है? मैंने पुलिस वालों को यही बताया था, क्योंकि पुलिस वाले अभी तक ये पक्का जान नहीं पाए थे कि ये कत्ल है या आत्महत्या। लेकिन मेरी इस बातों से उन्हें कुछ क्लूज जरूर मिले थे। मैंने पता करने की कोशिश की। 1 महीने बाद पुलिस वालों ने बताया इन तीनों का कोई रिश्ता था ही नहीं, कोई बहुत दूर था। एक लड़का जिसकी लाश मिली, अंदर से दरवाजे बंद थे, बाहर से अंदर कोई आया ही नहीं। उसने शायद आत्महत्या की और इस कारण तीनों के लिंक जोड़े गए और पुलिस वालों ने माना तीनों ने आत्महत्या की।
मैं कह रहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई लोग 3 वो इस तरह का पागलपन क्यों करेंगे, जबकि एक से मैं बात कर भी चुका था। पुलिस वालों ने केस बंद कर दिया, लेकिन मेरे मन में कौतूहल मचा हुआ था। मैं अपने कई कॉमन फ्रेंड्स से ये बात शेयर किए जा रहा, यार हमें पता लगाना चाहिए, कुछ तो है उस कब्रिस्तान में। उसने कहा ना कोई वहां रहता होगा, उससे हमें कुछ सुराग मिलेंगे। मेरे जो दोस्त थे वो डरपोक थे, मजाक बनाया करते, भूतों का मजाक बनाते थे, रवि का मजाक बनाते थे। अब पता करने की बारी आई तो खुद का मजाक बनने से डर रहे थे। वो डरपोक थे। मजाक किसी का वही उड़ाते हैं जो खुद डरपोक होते हैं। हिम्मत वालों के लिए किसी का मजाक बनाना आसान नहीं होता। कोई भी दोस्त वहां जाने के लिए मान ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा वहां अकेले जाकर देखता हूं। मेरे दोस्त को कौन सा सदमा लगा। दिन के वक्त जाऊंगा। मैं बाइक उठाकर उसी तरफ निकल पड़ा था। सफर काफी लंबा था। पूछने पर भी सही जगह के बारे में पता नहीं चल पा रहा। गूगल मैप में वो जगह मौजूद ही नहीं, बस खाली जगह दिखाई हुई। लेकिन पूछते पूछते उस जगह पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैं हैरान था। कच्ची सड़क के रास्ते वहां पहुंचने में मुश्किल हुई थी, लेकिन वो जगह देखने लायक थी। कैसे पत्थरों के बने हुए वो मकान छोड़कर लोग जा चुके हैं। घरों को जैसे आग लगी हो, दीवारों पर निशान थे आग के। आसपास कई पेड़ थे और पीछे बने हुए वो कब्रिस्तान में कई अजीबोगरीब पत्थर। ऐसा लग रहा था मिट्टी के लोग बनाए गए हैं। भीड़ सी बनाई गई थी। हाथ लगाते ही वो मिट्टी भर भरा कर नीचे गिरने लगती। ऐसी जगह देखने लायक तो है, लेकिन गूगल मैप में इस लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई तस्वीर नहीं। ऐसी जगह के बारे में मेरे दोस्त ने कैसे ढूंढा होगा। मैंने सामने वो फट्टा देखा जो बिल्कुल उस कब्रिस्तान के साथ सटा हुआ। वहां बैठकर मैं आभास कर रहा अपने दोस्त का। यहीं से उसे वो अजीब सा सदमा लगा था। क्या देख लिया होगा उसने। यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो कई पेड़ नजर आ रहे हैं, धूप में कई परछाइयां बन रही हैं, कोई भी अजीब परछाई मुझे तो नजर नहीं आ रही। मैं इधर उधर देखता गया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं कई चाकू अपने साथ लेकर आया था। ऐसा ना हो यहाँ कोई नशेड़ी या कोई और छिपे हुए हों जो अजीब हों, उनसे दूरी बनाकर रखूंगा। कातिल शायद यहाँ हो सकता है, या कोई ऐसा जो दिमागी परेशानी बढ़ाता हो। मेरे दोस्त को किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा तो बताया है, लेकिन बाकियों के साथ ऐसा कैसे हुआ, मुझे बस यहां से जानना था। 1 घंटे तक वहीं पर बैठा रहा था मैं। दोपहर का वक्त हो गया था। मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन पीछे कब्रिस्तान से हल्की हल्की बदबू सी आ रही। जब मेरी दिशा में वो हवा चलने लगती, बदबू मुझे परेशान करने लगती। इसीलिए मुझे लगा खाना मैं साथ लेकर आया हूँ। खाली सुनसान सी जगह है, मुझे कहीं दूर बैठकर खाना खाना चाहिए। भले ही भूतों पर मैं यकीन नहीं करता, कब्रिस्तान से भी मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब आपको पता हो यहाँ किसी को दफनाया गया है, खाना हलक से नीचे नहीं उतरता, इसीलिए मुझे दूर बैठना सही लगा। वीरान खंडहर गांव और उसकी वो काले रंग की सड़क, वहां पत्थरों के बीच में बैठने की एक छोटी सी जगह थी जहां बदबू बिल्कुल नहीं आ रही। वहां बैठे बैठे मैंने खाना खाया। खाना खाने में 1 घंटा लग गया। आराम से खाया था मैंने। शाम का वक्त वहीं गांव के बीच गुजार दिया। फिर मुझे लगा नहीं, मैं अपने दोस्त का वो रहस्य सुलझा नहीं सकता। शायद उसे सदमा लगा, शायद वो सच में पागल हो गया था। उसके वैसे ही दोस्त, इसमें कोई ऐसा कोइंसिडेंस, संयोग नहीं हो सकता। कई बार जब हम अपने जैसों से मिलते हैं ना, उनसे लगाव हो जाता है। ऐसा ही शायद पागल इंसानों के साथ भी होता है। मेरा दोस्त पागल हो गया होगा ना। उसे वैसे ही 2 दोस्त मिले जो हमारे ही स्कूल में पढ़ते थे। वो एक साथ दोस्त बन गए। कहानियां बनानी मेरे दोस्त को बहुत पसंद थी। शायद इसी कारण वो काले साए की कहानी बनाकर उसने अपने गम को छिपाने की कोशिश की। सदमा कोई और ही होगा, दिमागी हालत पहले ही ठीक नहीं होगी। ये बातें सोचते सोचते पूरा दिन गुजार दिया था मैंने। अंधेरा होने वाला था। मन कर रहा था बाइक उठाऊं, चला जाऊं, लेकिन फिर भी मन में एक छोटी सी कसक थी। रात के वक्त वो काला साया मेरे दोस्त को रात के वक्त नजर आया था। इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी दिमाग कह रहा पागल तो नहीं है। दूर दूर तक सड़क गूगल मैप में भी नहीं। अगर कुछ हुआ ना
बचाने भी कोई नहीं आएगा। ऐसी जगह रुकना बिल्कुल एक बड़ी बेवकूफ़ी की तरह होगी। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त का प्यार मेरे दिल में ऐसा था, मैं जानना चाहता था क्या हुआ होगा उसके साथ। देखूं कैसा काला साया मुझे यहां पर नजर आता है। वैसे भी ये जगह देखने लायक थी, तो मुझे लगा पीछे वाले वो संकरे घर देख कर आता हूं। मैं उन संकरे घरों को देखने के लिए गया। गलियां इतनी छोटी थी, किसी गांव की इतनी छोटी गलियां नहीं होती। ये खुफिया सी गलियां, घुमावदार, बिल्कुल ऐसे बनाई गई थी जैसे आपको फंसाने के लिए हूं। कोई भूल भुलैया से कम नहीं थी वो पतली संकरी गलियां। उनके बीच से निकलते वक्त कई घरों के दरवाजे नहीं थे। उन घरों के अंदर कोई काला निशान नहीं। ऐसा नहीं लग रहा था घरों के अंदर आग लगी हो। बिना दरवाजे वाले वो घर और घरों के अंदर रखी कुछ चीजें ये बयां कर रही थी, यहां इस गांव को जो छोड़कर गए हैं, सामान को भी छोड़कर चले गए। ऐसा कैसे हुआ होगा? क्या कारण होगा जो लोग इन गांव के बने हुए अच्छे घरों को छोड़कर चले गए? वो वीरान गांव के बीच से गुजरते वक्त मुझे कई सुरंगें भी नजर आ रही थी। सुरंगें जो घरों के बिल्कुल बीच में बनाई गई, हर घर के बीच में खुदाई करके जैसे वो छेद से बनाए गए। समझ से बाहर था, वो सब समझ से बाहर था। मैं देखते देखते जैसे गुम सा हो गया। कब रात हो गई मुझे पता नहीं चला। अब रास्ते ढूंढने मुश्किल हो रहे। गांव से बाहर आने के लिए जब गूगल मैप का भी सहारा ना लिया जा सके, आपको डर लगना जायज होता है। निकलते निकलते समय लगा, अंधेरा गहरा हो गया था। चांद ऊपर था जिसकी रोशनी में नीचे अच्छे से देखा जा सकता था। लेकिन हर कोशिश आपकी सफल हो जाती है अगर आप संयम बरतें और दिमाग का सही इस्तेमाल करें। मैं उस गांव से जैसे ही बाहर आया, सामने वो फट्टा मुझे नजर आया। एक तरफ खड़ी मेरी बाइक। मुझे लगा अब जाने का समय है, लेकिन आखिरी बार अगर मैं इतनी दूर आया हूं तो इस फट्टे पर बैठकर सामने उन झाड़ियों को, वो कब्रिस्तान के पास रखी वो ईंटों को, वो पत्थरों को निहार लेता हूं। फिर शायद मौका मिले या ना मिले। रवि जिसकी यादें भी शायद धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी। भूल जाऊंगा एक दिन मैं कि मेरा कोई ऐसा दोस्त भी था जिसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ था। उस फट्टे पर बैठा मैं सामने झाड़ियों की तरफ देखे जा रहा, जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। क्या सच में इन झाड़ियों से कुछ बाहर की तरफ आता है? कोई जानवर? कुछ सामने से निकल रहा, काला काला सा। पहले मुझे लगा ये काले रंग की कोई बिल्ली है। आंखें नजर आ रही थी चमकती हुई। बाहर की तरफ आते हुए मैंने देखा, लेकिन कोई बिल्ली का आकार बड़ा नहीं होता। घबराया था मैं, ये कोई काले रंग का तेंदुआ तो नहीं? फिर उसका आकार और बड़ा हुआ। अच्छे से एक तो देखा भी नहीं जा रहा, ये धुंधला धुंधला सा कुछ था। यह परछाई थी किसी चीज की, जो परछाई बन रही। पीछे घास पूरी काली रात को जो नजर आती है, कुछ उसमें होगा जो खड़ा, उसकी परछाई मेरी तरफ काफी करीब सी। लेकिन मैंने उस फट्टे पर पांव रखकर देखने की कोशिश की, पीछे क्या है। पीछे कुछ नहीं था। हाथ में टॉर्च थी मेरे दोस्त के हाथ में उस दिन कुछ नहीं था। टॉर्च जलाई मैंने, रोशनी चकाचौंध हो गई। कुछ भी उन झाड़ियों में नहीं था। छोटी छोटी घास, कुछ टहनियां, खाली। फिर परछाई किसकी बन रही थी? यह सवाल मेरे मन में अब भी इस तरह से गूंज रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। दिमाग की परतें खुलती जा रहीं जब आंखों के सामने वो चीज़ जो आप समझ रहे हैं मौजूद है, मौजूद असल में ना हो तो कैसे झटका लगता है। वो झटके का आभास मैं भी उस समय कर रहा था। जब कुछ नजर ही नहीं आया, मैंने टॉर्च बंद कर दी। टॉर्च के बंद होते ही वो परछाइयां थी, सड़क पर थी, पीछे कुछ मौजूद नहीं। ऐसा लग रहा किसी अदृश्य चीज की परछाई बन रही हो। लेकिन आपका दिमाग घूम ही जाएगा ना। परछाई तब बनती है जब किसी चीज से रोशनी पार नहीं निकल पाती। अगर सामने कुछ है, मेरी आंखें देख क्यों नहीं पा रही? अगर परछाई वो किसी चीज की है तो रोशनी उसके पार पहुंचेगी, परछाई नहीं बनेगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही फट्टे से नीचे पांव रखा था मैंने, वो परछाई जमीन पर नहीं बन रही, कुछ ऊपर की तरफ उभरा हुआ। आकार करीब से देखने पर ऐसा लग रहा किसी इंसान का ही हो। एक परछाई जो सामने खड़ी हो चुकी थी और मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं भले ही यकीन नहीं करता, लेकिन आप क्या करेंगे? परछाई अगर उठकर खड़ी हो जाए जो किसी चीज की नहीं, परछाई ही जिंदा हो। मैंने सामने देखते हुए, घबराते हुए टॉर्च जलाई थी। ये क्या है? साफ साफ देखूं,
टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सामने कुछ मौजूद नहीं, बिल्कुल साफ साफ रोशनी और दूर दूर तक दिखने वाला वो पेड़, वो झाड़ियां, लेकिन वो परछाई नहीं, वो जो जीव है। क्या है वो जो इस तरह रोशनी में नजर नहीं आता, चांद की रोशनी में परछाई बनकर दिखने लगता है? क्या है, क्या है? ये जानने के लिए एक बार फिर से टॉर्च बंद की थी मैंने। टॉर्च बंद की, हाथ आगे, और उस अंधेरे में चांद की रोशनी में मेरी उंगली को छूती हुई वो परछाई, मुझे महसूस हुआ कुछ ठंडा ठंडा मेरी उंगली पर छुआ हो। झटके से मैंने टॉर्च को छोड़ दिया। टॉर्च जमीन पर गिरी और बटन दब होगा। वो टॉर्च घूमती हुई वो जगह से, सड़क से नीचे की तरफ जा रही, हिलती हिलती, कभी रोशनी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी आंखों के सामने वो परछाई नजर आती, रोशनी पड़ते ही वो गायब सी हो जाती। मैं घबराने लगा था। ये क्या है, क्या है ये? सच तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, सच नहीं हो सकता। मैं उस टॉर्च को उठा नहीं सकता था, मैं वो परछाई के सामने खड़ा नहीं रह सकता था। ठंड लगने लगी थी गर्मियों के मौसम में। बाइक उठाकर जो भागा मैं, इतना डरकर कभी किसी जगह से नहीं भागा था। बचपन में जब शमशान घाट में उस अंधेरे में वो राख के बीच हड्डियों को पहली बार जैसे महसूस किया था, वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। भले ही वो बस हड्डियां थी किसी लाश की, लेकिन मैं तो डर गया था ना। 4 दिनों तक अच्छे से सो नहीं पाया। आज उससे ज्यादा डरा था, क्योंकि सिर्फ हड्डियां नहीं, सच में कुछ ऐसा देखा है जो पारलौकिक है। यह बात मुझे अंदर तक डराती जा रही। और बाइक इतनी तेज वो टूटे हुए रास्ते पर चलाई थी, मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरी बाइक बहुत तेज चल रही, बहुत ज्यादा तेज। मैं 100 से ऊपर स्पीड करते हुए वो हाईवे तक पहुंचा। और वहां भी रोता रोता रात के वक्त बाइक चलाकर आधी रात घर पहुंचा था। मैं रात को इतना डरा, सहमा हुआ। मेरी माँ सवाल पूछ रही थी, क्या हुआ इतनी रात को? तुमने कहा था कल सुबह आओगे, किसी दोस्त के घर जा रहे हो। मैंने कहा, माँ मेरा दोस्त से झगड़ा हो गया तो मैं आधी रात को ही आ गया। काफ़ी लड़ाई हुई हमारी, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। माँ ने समझाया। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। वो बात मेरी आंखों के सामने घूमती रही। मेरा दोस्त, उसने आत्महत्या की थी। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसके वो दोस्त, उन्होंने भी इसी तरह आत्महत्या की। अगर मेरे दोस्त ने वो बात सच की थी, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। वो रात मेरी गुजर गई। अगली सुबह मन को समझाने लगा, नहीं 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 नहीं, वैसी चीज़ें थोड़े ना होती हैं। पूरा दिन डर डर कर गुजरा था, लेकिन समय के साथ हर डर खत्म होने लगता है। रात के वक्त जब मैं घर की तरफ आ रहा, मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया। वो बाइक के पीछे बैठा और कहने लगा, कुछ खिलाना यार, आज खाने का मन कर रहा है। जेब देख खाली मेरी, तनख्वाह आएगी 15 तारीख को। अब तू बता यार, कॉलेज के साथ अब अगर 1-2 घंटे कहीं काम करते हैं, भाई कॉलेज वालों के लिए हफ्ते में एक बार तनख्वाह मिलनी चाहिए ना, महीने की मिलती है यार, जेब खाली पड़ी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आजा तुझे बर्गर खिलाता हूँ, मेरा भी मन कर रहा था, घूम कर आते हैं यार। वो बाइक के पीछे बैठा। मैं शहर के बाहरी तरफ एक खास जगह बर्गर खाना ज़्यादा पसंद करता था। ये एक छोटा सा ठेला था, शहर के एक तरफ बना हुआ। वहाँ कई दुकानें भी थी, खाने की कई ऑप्शन थी। वहीं जाकर खाना खाना पसंद किया करता था। बैठने की अच्छी जगह, पीछे तालाब, एक तरफ अच्छी लाइट्स लगी हुई और सड़क पर देखते हुए खाना खाना अच्छा लगता है। वहाँ अपने दोस्त के साथ एक टेबल पर बैठा। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। उस भीड़ में 2 बर्गर करवाए थे। मैं काफ़ी समय से जैसे शहर में घूम रहा था, घर का कुछ काम कर रहा था, इसीलिए बाथरूम जाने का समय नहीं मिला। मैंने अपने दोस्त को कहा, वो पीछे पेड़ के, मैं अभी जाकर आता हूँ, 1 मिनट। ये कहकर जैसे ही मैं पेड़ के पीछे गया, मैंने पेड़ के पीछे काले साए को देखा। पेड़ के पीछे से झांक रहा, पूरी तरह से काला, सफ़ेद आंखें थी उसकी। चीखता हुआ भागकर मैं बाहर की तरफ आया था। वो काला साया, काला साया वहाँ। मेरा दोस्त जल्दी से जाकर देखने लगा, हाथ में पत्थर पकड़े हुए। वो अमूमन कोई कुत्ता जानवर उसके करीब आता वो पत्थर मारना पसंद करता था। वहां जाकर कहने लगा, कुछ नहीं है। क्या था? जानवर था काले रंग का, कुत्ता होगा। मैंने कहा नहीं, काला साया, काले रंग का इंसान था, जैसे कपड़े पहने हो काले। उसने कहा अच्छा, कोई चोर वोर हो सकता है, कोई नशेड़ी, इस तरह से काले कपड़े पहने, हो सकता है लूटने की कोशिश करता।
डरने की बात नहीं है, अब है ना, मैं यहाँ आ गया, देख कोई नहीं है पीछे, चला गया होगा, ये उसने कहा था। मैं घबरा गया। मैं कुछ और सोच रहा, मेरा दोस्त कुछ और। मैं बर्गर खा नहीं पाया। भूख मर जाती है जब खौफ शरीर पर हावी होने लगता है। वहां से बाइक लेकर जब हम निकले, एक खाली मोड़ से जब मैं गुजर रहा, समय काफी ज्यादा हो गया था। एक तरफ काला साया खंबे के पीछे से दिखा। बाइक मुझसे कंट्रोल नहीं हुई, शरीर ही ठंडा फिर गया था। एक दीवार पर जाकर बाइक मारी थी। रफ्तार धीमी कर दी थी मैंने, लेकिन कंट्रोल नहीं हुई। मेरा दोस्त कह रहा, क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गया, कैसे चला रहा है, क्या हो गया आज तुझे। मैं उसे क्या बताता, काला साया। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने उससे बात नहीं की। बाइक वो चलाने लगा, मैं पीछे बैठा। वो अपने घर के पास उतरा था और वहां से 1 किलोमीटर दूर मुझे बाइक चलाकर अपने घर जाना था। हिम्मत टूटी जा रही थी मेरी। रास्ते में कई जगह वो काला साया मुझे नजर आता रहा। घबराता रहा मैं। घर आकर जब अपने कमरे में पहुंचा था, डरा हुआ। वो रात मैं लाइट जलाकर सोया था। मैंने चारों तरफ की वो लाइट जलाई थी, कमरा पूरा रोशन, कोई परछाई किसी तरफ ना बने। मैं बस यही चाहता था, लेकिन मुझे ये पता लग गया था जिंदगी नर्क बनने वाली है, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन मैं सुबह सुबह ही किसी बाबा या किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जो ऐसे काली साई से निजात दिलाए। मैंने ढूंढा एक ऐसे आदमी को जो भूत प्रेत का निपटारा करता था। झाड़ फूक करवाई उससे। उसने 1000 रुपए लिए, लेकिन ये काफी कम थे। मुझे लगा बस मुझे मुसीबत से दूर कर दो। मैंने पूरी बात बताई थी। तब उसने कहा था, डरने की कोई बात नहीं। कलाई पर काला धागा बांध दिया था मेरे। उसके बाद जब मैं शाम के वक्त घर के बाहर झांक रहा, सामने वाले पेड़ पर मुझे काला साया नजर आया। मैं नीचे की तरफ जा रहा। ऊपर थोड़ा अंधेरा हो गया, सीढ़ियों पर लाइट नहीं थी। सीढ़ियों पर उतरते ही मुझे सामने वो काला साया सफेद आंखों से हाथ मेरी छाती पर रखकर धक्का देकर मुझे पीछे गिरा दिया था। छुआ था उसने, सिर्फ दिखा ही नहीं था। जब सामने वो मेरे करीब आने लगा, मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गया छत पर। उसके बाद मैंने दरवाजा खोला, नीचे रोशनी हुई, परछाई गायब हुई। तब जाकर सीढ़ियों से उतरकर मैं नीचे आया था। मैंने सीधा सीधा अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी माँ ने पिता को बताया और उसके बाद घर में मातम का माहौल था। पहले पहले मेरे पिता इस पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मेरी आंखों में ऐसा खौफ देखकर उन्हें लग रहा कुछ अजीब हो रहा है। फिर मेरे पिता ने अपने कमरे में मुझे बिठाया। लाइट कम थी। वो कह रहे, मैं देखता हूँ कौन सी परछाई नजर आती है। वो मेरा डर खत्म करना चाहती थी। उन्हें जैसे लग रहा था मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें कहा, सच में नजर आता है। फिर कमरे में वो परछाई नजर नहीं आई। आधा अंधेरा कर दिया, छोटा बल्ब जलाया था, फिर भी वो परछाई नजर नहीं आई। मेरे पिता बाहर की तरफ गए, पास के पेड़ों के पास मुझे घुमाते रहे, कहते रहे कहीं नजर आ रहा है। अचानक वापस आते वक्त जब अंधेरा हो गया, एक पेड़ के पीछे मैंने कहा, वो देखिए। जैसे ही उन्होंने सर घुमा कर देखा, वो परछाई अपना सर पीछे कर चुकी। मेरे पिता भागकर पेड़ के पीछे गए और कहने लगे, देख देख, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 1-2 बार फिर से ऐसा हुआ और मुझे पता लग गया मेरे पिता वो परछाई से जैसे निपटारा दिलाना नहीं चाहते थे। वो शायद मेरे दिमाग का भ्रम दूर कर रहे। उन्हें लग रहा मैं पागल हो रहा हूँ, बेवजह परछाई से डर रहा हूँ। मैं समझ गया उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे दोस्त ने भी तो ऐसा किया, सब उसे पागल कह रहे थे। ये परछाई नजर नहीं आती, सामने से गायब हो जाती है। वो रात मैंने रोशनी जलाकर गुजारी थी। अच्छे से सो नहीं पाया। मैं सो नहीं पा रहा तो मुझे भी डर था, सच में पागल ना हो जाऊं। ये तो वैसी हालत होती जा रही है। अगले दिन उस बाबा के पास गया था। मैंने आप बीती बताई। बाबा ने गले में एक तावीज़ बांध दिया। मैं जानता था यह तावीज़ कुछ नहीं करने वाला। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो तो जैसे अपनी बातें बताए जा रहा। ऐसा ही तो होता है ना, कई ऐसे बाबा जो पाखंड दिखाते रहते हैं, सच में उन्हें कुछ नहीं पता होता। तावीज़ बांध रहा था, कभी कुछ कपड़ा दे रहा, कभी कुछ दे रहा। मैं उस पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन दिमाग नहीं मान रहा। रात को जब परछाइयाँ नजर आईं, मैं जान गया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उससे कुछ फायदा होने वाला भी नहीं। मेरे दोस्त ने भी सब कुछ किया था। शायद मुझे उससे कुछ अलग करना होगा। मुझे वो परछाइयाँ हर जगह नजर आती। एक बार मैंने मुकाबला भी किया।
वो पेड़ के पीछे परछाई मुझे घूर रही। भागता हुआ गया, पत्थर लेकर मैंने मारने की कोशिश की। परछाई थी ना, आप परछाई को क्या कर सकते हैं जो सामने नजर आ रही हो, धुएं की तरह गायब हो जाता। दीवार पर मुझे अपनी परछाई नजर आती, मैं दीवार पर पत्थर मारने लगता। 1-2 बार पड़ोस की वो औरत ने मुझे देखा और हंसती हुई गई थी। ऐसा लग रहा वो मुझे पागल समझ रही कि मैं खुद की परछाई को मार रहा हूं। मुझे लगने लगा था ऐसे में पागल हो जाऊंगा। क्या करूं मैं, मुकाबला कैसे करूं, ढूंढूं कोई रास्ता। कहां से ढूंढूं? इंटरनेट पर लोगों ने अपनी आपीती बताई होती है ना, उससे जानकारी इकट्ठी करता हूं। मेरे दोस्त ने सब कुछ करके देख लिया होगा, शायद ये कोशिश ना की हो, लेकिन मैं तो कोशिश करके रहूंगा। आगे आने वाले कुछ दिनों में मेरे साथ भयानक हालात पैदा होने लगे थे। मैं बेड के नीचे हल्की सी परछाई से भी डरने लगा था। भले ही हर जगह बल्ब ही बल्ब लगे हुए, रोशनी ही रोशनी, लेकिन मेरा बेड नीचे से जैसे अपने आप खटखटाया जाता, जैसे बेड के उस अंधेरे कोने में कुछ था। एक बार मैंने सर नीचे किया था, मेरे सर को पकड़कर बेड के नीचे खींचा था मुझे। वो काला साया मुझे अंधेरे में रखना चाहता था, लेकिन मैं रोशनी में खिंचकर पहुंच जाता। शरीर पर खरोंच, खाया पिया असली बचता नहीं, क्योंकि मैं डरा रहता था। हर अंधेरे कोने में वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। दिन हो या रात हो, हालात वैसे पैदा हो जाएं तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। आप कितनी भी रोशनी में चले जाओ, कुछ ना कुछ तो कहीं रखा होगा ना, उसके पीछे तो अंधेरा होगा ना। वहां पर वो काला साया नजर आता, लेकिन अगर मेरे साथ कोई और हो वो छिप जाता। वो मुझे पागल बनाने की कगार पर पहुंचाना चाहता था। मैं भी हिम्मत वाला था। 1 महीना मैंने गुजार दिया, लेकिन हिम्मत टूटने लगी थी। सब मुझे पागल कहने लगे। लाइट जलाकर मैं कमरे में बैठा रहता, नीचे से बेड हिलता रहता, नीचे भी बल्ब जला लिए थे। कमरे में रोशनी ही रोशनी, तो बाथरूम से आवाज आने लगती, कहीं ना कहीं से आवाज आती। आपके घर में कोई अलमारी के अंदर अंधेरा होगा ना, हर जगह कहीं अंधेरा होगा। खटखटाने की आवाज, चीजें हिलने की आवाज, वो अंधेरे में मेरा पीछा करता। घर से बाहर दिन के वक्त ही गुजरता मैं, पेड़ों की उस छांव में भी नहीं जाता। परछाई हल्की हल्की मुझे नजर आने लगती, जहां परछाई वहां काला साया। मैं डरा डरा रहता। ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत लोगों से मिलने की कोशिश की। पुजारी जी के पास गया, एक बाबा के पास गया, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। समाधान तो तब होना जब वो काला साया किसी और के सामने आए। अंधेरे में मुझे बिठा दिया जाता, वो काला साया नहीं आता। कोई वहां मौजूद हो, वो वहां आता ही नहीं। लेकिन अगर नजरें इधर उधर हटी तो वो निकल कर आता, नुकसान पहुंचाता। मैं किसी को बता भी नहीं पाता। वो छू कर जाता किसी के सामने, ताकि चोट का निशान तक ना आए। मैं घबराने लगा था, डरने लगा था, मौत को करीब से महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अपने दोस्त की तरह मैं भी बहुत ज्यादा डर जाऊंगा। एक दिन मौत को गले लगा ही लूंगा, और कारण आत्महत्या बताया जाएगा, क्योंकि हालात वो ऐसे पैदा करता है। मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया था। कई कहानियां, कई किस्से, ज्यादातर ऐसी कहानियों में काला साया कैसे पीछे पड़ा ये बताया गया, कितना नुकसान पहुंचाया ये बताया गया, फिर अचानक दूर हो गया। लेकिन किसी में भी शुद्ध तरीके से यह नहीं बताया गया था अगर वो पीछा करे तो क्या करना है। आखिर हालात वैसे पैदा हो जाएं तो बचना कैसे है, मैं जान नहीं पा रहा। कई आर्टिकल पढ़ता गया, कहानियां अलग थी, कुछ बनावटी कुछ सच्ची, लेकिन मेरे काम की कोई कहानी नहीं मिल पा रही। मैं मायूस सा हो गया। मुझे लगने लगा था वो कुछ ना कुछ करेगा। उस दिन घर में अकेला था, मेरे माँ बाप कहीं गए हुए। मैंने भी लाइट बंद कर दी और छोटे छोटे बल्ब जला लिए थे। चारों तरफ परछाइयां ही परछाइयां। मैं कुर्सी पर बैठकर कहने लगा था, सामने आजा, सामने आजा, आज देखते हैं। मुझे मारना चाहता है तो आजा, कर ले कोशिश। वो परछाई बनकर सामने आया, आंखों में आंखें मिलाकर हंस रहा, और मैंने भी कहा, कोशिश कर सकता है तो कर ले। उस दिन मैं उससे अच्छी तरह से लड़ा था। कोशिश उसने भी की थी। वो कमजोर था, इतना ताकतवर नहीं था कि मुझे नुकसान पहुंचा पाता। उसने शरीर पर जख्म देने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी हथियार से उसे काटने की कोशिश की। परछाई को काटा नहीं जा सकता, समझ गया मैं। परछाई को नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता, समझ गया मैं। लेकिन ऐसे तो वो परछाई मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। उसका क्या करूं? वो काला साया कभी पीछे से कभी आगे से हल्के हल्के जख्म देता,
गला घोंट कर मुझे मार नहीं सकता था, लेकिन सोए हुए को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। फिर मैं आखिर उसका इंतजाम कैसे करूं, क्या करूं? मैंने कहानियां ढूंढनी शुरू की इंटरनेट पर। अगले 1 हफ्ते तक डर थोड़ा कम हुआ था, हिम्मत बढ़ चुकी, लेकिन लोग मुझे पागल समझने लगे। क्या करता मैं? मेरे पास कुछ ऐसी कहानियां लगी जिन्हें पढ़ते पढ़ते दिमाग में ख्याल आने लगा, ये कहानियां तो सच में मिलती हैं, ये सही हो सकता है। काले साए को खत्म करने का या दूर करने का एक अजीब सा तरीका, क्या ये कारगर होगा? लेकिन इसके लिए वो काले साए को मेरे सामने आना होगा ना। मैं उस काले साए को सामने अपनी मर्जी से नहीं ला सकता था, वो अपनी मर्जी से आता। आखिर ऐसी स्थिति में उसे मैं कैसे हरा सकता था? इसीलिए वो बात को मन में समाये हुए दोबारा बाइक से उसी गांव गया था जहां मैंने वो काले साए को देखा था। दोपहर के वक्त वहां पहुंच गया। मैं वो लकड़ी के फट्टे के आसपास कई चीजें टिकाने लगा, कई घास के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े आसपास घरों में। अब मैं तरकीब लगा रहा। अंधेरा होते ही वहां बैठकर मैं इंतजार करने लगा। मैं उससे सौदा करना चाहता था। मैं चाहता था वो मुझे छोड़कर मुझसे दूर चला जाए। इसके लिए वो मानेगा या नहीं मानेगा मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं इतना जरूर जान गया था, उसे काट कर मारा नहीं जा सकता, उसे मैं घोंप कर मार नहीं सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसे पकड़ सकता हूं। अगर वो मेरे सामने हो, वो मेरा गला घोंटने की कोशिश करे, उसके पास इतना जोर नहीं कि गला घोंट दे पूरी तरह से, लेकिन मैं उसे पकड़ सकता हूं कुछ सेकंड के लिए। वो मुझसे दूर नहीं भाग सकता, पकड़े रहेगा, फिर बड़ी मुश्किल से मुझसे हाथ छुड़ाकर निकलेगा। जैसे वो मुझे नजर आता है तो मुझे उसका फायदा भी होता है। उस जगह पर बैठे हुए मैं इंतजार कर रहा। अंधेरे में मुझे सामने झाड़ियों से निकल कर आता हुआ नजर आया और मैं कहने लगा, यहीं से तू पहली बार मिला था, मेरे दोस्तों का अंत तू कर चुका है, आजा कोशिश कर ले, मैं डरने वाला नहीं, ताउम्र तेरा मुकाबला करता रहूंगा। खुदकुशी तुझे क्या लगता है मैं करूंगा? कभी नहीं। आजा एक बार युद्ध कर ले मेरे साथ लड़ाई, देखते हैं तू जीतता है, मार दे, कर दे दफन यहीं पर। वो मेरी चाल में फंसा, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आया था। वो फट्टे के पास मुझे नोचने की कोशिश कर रहा, मैं चाकू से वार कर रहा। यही तो उसे फंसाने का तरीका था। ये गांव, इसे छोड़कर गए लोग, लेकिन गांव जला हुआ क्यों है? बीच वाले घर जले नहीं, बाकी क्यों जले? कारण होगा ना। अगर ये काले साए से डरकर भागे या उन्हें मार दिया गया तो घर जलने का कारण नहीं। और ऐसा नहीं है कि एक तरफ आग लगी पूरा गांव जल गया, बीच बीच के घर बिल्कुल सही, कई घरों में आग लगी हुई। कारण आग खास रिश्ता रखती है काले साए से, उसे काटा नहीं जा सकता, उसे जलाया तो जा सकता है ना। एक ऐसी आग, एक ऐसी रोशनी जो काले साए को खत्म कर दे, दोबारा परछाई ना बन पाए, यही तो तरीका है उसे रोकने का। कई कहानियों में, किस्सों में एक खास चीज, वो रोशनी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर काले साए को अंदर से रोशनी जलाकर खत्म किया जाए, जाएगा कहां? खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। वो मुझसे लड़ रहा, उसने ध्यान ही नहीं दिया। घास आसपास क्यों रखी है? वो मैंने गद्दा नहीं बनाया था, मैंने वो सूखी घास लकड़ियों के साथ रखी थी, चिता की तरह। जैसे ही वो मुझ पर वार कर रहा, चाकू मैंने घोंपा, वो डरा नहीं, उसे समझ ही नहीं आई। वो चाकू से मैं चिंगारियां बना रहा था। 2 चाकू को रगड़कर वो चिंगारियां जब उन पत्तों पर गिरी, हल्का हल्का मैंने वहां राख के टुकड़े रखे थे। मैंने पेट्रोल छिड़का था जो आग पकड़ सकता। वो चिंगारियों ने जब झाड़ियों पर आग लगाई, घास पर आग लगाई, वो तिलमिलाने लगा और समझ गया उसे बुरा फंसाया गया है। उसकी कलाई पकड़कर वहीं पर खड़ा रहा था मैं तो पता जानता था मरने का, शायद उसे पता नहीं था। मैंने उसे जकड़े रखा, वो आग ने मुझे झुलसाया, लेकिन मैं उतना नहीं झुलसा। आग हमें जरा सा जला सकती है, काले साए को तो खत्म कर देती है। उसकी चीखें भयानक थी, और वो आग में चारों तरफ से जब वो रोशनी बन रही, वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हाथ में महसूस हो रहा, जला और धीरे धीरे उसका काला रंग रोशनी में नजर आया, आग में नजर आया, जलता हुआ। उसके पेट से जब आग निकली, उसके पूरे शरीर को और मेरे हाथ को भी जला दिया। वो मेरी पकड़ से छूटा नहीं,
जलने के बाद भी मैंने अपने हाथ को खोला नहीं था, जैसे हाथ में काले रंग की राख लग गई थी। खत्म हुआ वो इस तरह से। मैं भी झुलसा था, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना घास रखी ही नहीं थी मैंने कि कोई इंसान जल जाता। लेकिन आग का वो जो तबाही वाला रूप निकला, उसने उस काले साये को खत्म कर दिया। उसके बाद वो काला साया मुझे नजर नहीं आया। मैं वो बाइक लेकर वहां से गुजरा था। उसके बाद कई दिनों तक मैंने ढूंढने की कोशिश की, अंधेरे में बैठा, कुछ तो होगा, कभी तो दिखेगा, कभी नहीं नजर आया। मैंने ना सिर्फ उसे खत्म किया था, शायद अपने दोस्त का बदला भी ले लिया था और ऐसे काले साए से निपटने का तरीका भी ढूंढ निकाला था जो बहुत कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, मैं सिर्फ इस कहानी के जरिए आपको ये बताना नहीं चाहता कि मेरी आप बीती कैसे वो भयानक रातें गुजरी। मैंने उससे हिम्मत को जुटाया जब मुसीबत आप पर आए। समझ ना आए हार कैसे आपको मिलेगी, जीतने का मौका कहां पर है, ढूंढने की कोशिश करना। रास्ता वहीं से होता है जीतने का जहां हार के रास्ते बने होते हैं। यही तरीका है काले साए को खत्म करने का। आग की ज्वाला जो पवित्र होती है, इंसान को इसीलिए तो जलाया जाता है ताकि उसकी आत्मा को भी इस दुनिया से पारलौकिक दुनिया में भेजा जा सके। कोई काला साया उससे कैसे बच सकता है? आग से कुछ नहीं बच सकता। मैंने उस काले साए को खत्म किया और अब मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जिंदगी अब भी अपनी तरह से जीता हूं। हर डरावनी कहानी में वो काला साया, प्रेत या भूत वही नहीं जीतते। अगर इंसान अपनी शक्ति का उपयोग करे, बुद्धि का उपयोग करे और संयम बरत कर हिम्मत का इस्तेमाल करे, जीता जा सकता है। ऐसी काली शक्तियों से भी हर बार उन्हें जीतने नहीं दिया जाता।